अगर हम बात करें मिडिल क्लास या उन लोगों की जिनके पास बजट नहीं है, क्योंकि हर मुल्क में स्कॉलरशिप्स की ऑप्शंस भी होती हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, और पाकिस्तानीज़ का जो इस टाइम सबसे टॉप डेस्टिनेशन कंट्री है कम बजट में सबसे ज़्यादा जो अप्लाई रेशो है वो इटली है। वैसे कितना खर्चा आ जाता है अंदाज़न? इसमें जो एक इनिशियल कॉस्ट आती है एक बच्चे की, वो आई थिंक मैक्सिमम 2-3 लाख आती है। तो वीज़ा रेशो अच्छी किस मुल्क की है फिर? अच्छा, अगर इस टाइम मैं बात करूं करेंटली सिचुएशन के हिसाब से, एक तो हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है। आज अगर एक कहीं पे सख्ती है तो कल नहीं होगी, कहीं पे सख्ती नहीं है तो कल होगी। करंटली अगर मैं आपको कहूँगा तो एक साइप्रस कंट्री है जो कि शेंजन के साथ लगता है यूनान के, जो कि जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक टर्की जो कि वो भी यूरोप के साथ ही लगता है, उसकी भी वीज़ा रेशो अच्छी है। तो टर्की के अंदर एजुकेशन ठीक है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो इस तरह है कि वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जो यूरोप के साथ लिंक्ड है। आपका एक गेट, अच्छा इसको हम कहते हैं गेटवे टू यूरोप है। टर्की के एक सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस टाइम अगर हम बात करें, अगर आप पंजाब के किसी छोटे शहर में हैं या किसी भी शहर में हैं और आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद भेजते हैं, आई थिंक लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, मेरा ख्याल है उसकी पर ईयर फीस जितनी आप है आजकल, उतने में ही आप टर्की पढ़ लेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में से कौन सी को आप बेस्ट रेट करेंगे? सबसे बेस्ट तो जर्मनी है। जर्मनी, शेंजन की अगर बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आई थिंक जर्मनी है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को लेके चल सकते हैं। इटली भी बहुत अच्छी है। गल्फ़ कंट्री में कौन सी कंट्री बेहतर है पाकिस्तानियों के लिए? सऊदीया बहुत ग्रो कर रहा है, दुबई इटसेल्फ है, कुवैत ने पाकिस्तानी इसको दोबारा से ऑप्शन देना शुरू किए हैं, और कतर इवन के ऑन अराइवल वीज़ा था लेकिन एक आजकल वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर गोरा वहाँ पे आ रहा है गल्फ़ में अपने मुल्कों को छोड़ के, तो देयर इज़ समथिंग। कनाडा में है अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर? उसका वीज़ा प्रोसेस रेशो उसमें वो बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है। पाकिस्तानी बहुत से नंबर ऑफ आप कह लें जो पीपल हैं उसको मीट नहीं कर पाते आप पहले, क्योंकि उसमें एक ब्लॉग अकाउंट होता है, वो अच्छी खासी अमाउंट है, फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, यानी कि दैट मे बी अराउंड करोड़। अब मैं आपको बताऊँ वन ऑफ द बेस्ट ईजी एंड लक वीज़ा अगर आप मुझसे दुनिया में पूछे ना, वो USA। अच्छा, हाँ, इजी भी है अगर आपकी किस्मत। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द इजी बेस्ट एंड लक USA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत से पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बाहर सेटल हों, और फिर खुसूसी अगर नौजवानों की बात की जाए, जन ज़ी की बात की जाए, तो ग्रेजुएशन के बाद अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद जो बाहर की लाइफ है वो उन्हें बड़ा फैसिनेट करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना और बाहर ज़िंदगी गुजारना, इसमें क्या फ़र्क है? बाहर जाकर जो आप ख्वाब देखते हैं क्या वो वैसे ही पूरे होते हैं? ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल नहीं है? फिर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू? नौजवानों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, और अगर फैमिली को आप बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो आप किस कंट्री ईज़िली मूव कर सकते हैं जिसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि हर पाकिस्तानी के जहन में ये आता है कि यार हमें बाहर जाना चाहिए, सेटल होना चाहिए, अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है और उन तमाम तर ममालिक के मुतालिक हम आपको बताएंगे जिधर आप जा सकते हैं रोज़गार के लिए, तालीम के लिए, अपनी फैमिली के साथ। और इसीलिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, वीज़ा कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट हैं, बड़े माहिर हैं, एंड ही हैज़ बीन इन दिस फील्ड सिंस 5 ईयर्स। वेलकम करते हैं अहमद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे? ठीक है सर आप? तबीयत से ठीक है सर आपकी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले तो सर हर बंदा चाहता है, पाकिस्तान के अंदर नौजवान चाहता है कि उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है या डिग्री मुकम्मल होने वाली है, तो ग्रेजुएशन के बाद वो बाहर के ऑप्शंस देखते हैं। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो कौन से ममालिक आपको बेहतर लगते हैं जहाँ पर ईजीली जाया जा सकता है? स्पेशली पहले मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास, जिनके पास पैसे कम होते हैं, इतने पैसे नहीं होते। अच्छा, इस तरह है, देखिए पाकिस्तानीज़ के लिए एक तो इस टाइम जो एक इशू चल रहा है वो वीज़ाज़ का बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट एक हकीकत है कि उस लेवल का हमारी रैंकिंग दुनिया में नहीं है जो एक बाकी कंट्रीज़ की है। हम मेन कंपैरिजन तो इंडिया से करते हैं कि जो हमारा नेबर ममालिक है उसकी रेशो और हमारी में फ़र्क होता है।
अगर हम बात करें मिडिल क्लास या उन लोगों की जिनके पास बजट नहीं है, क्योंकि हर मुल्क में स्कॉलरशिप्स की ऑप्शंस भी होती हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, और पाकिस्तानीज़ का जो इस टाइम सबसे टॉप डेस्टिनेशन कंट्री है कम बजट में, वो इटली है। अच्छा जी, वो इटली इसलिए है कि इटली में स्कॉलरशिप्स की ऑप्शंस होती हैं। बच्चों को एक बड़ा फैसिनेट करता है कि हम फ्री एजुकेशन लेंगे, और वो भी शेंजन के एक अच्छे बड़े कंट्री में। तो इटली की दिस इज़ द रीज़न कि पाकिस्तानीज़ आप नोट करें तो सबसे ज़्यादा जो अप्लाई रेशो है वो इटली है। और इटली में मेरे ख्याल से तालीम भी फ्री है जी, दैट वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना, बजट कम हो, तो इटली सबसे टॉप डेस्टिनेशन कहा जाता है। लेकिन इटली में इटसेल्फ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, जो कि पहले नहीं थी, अब थोड़ी हल हो गई हैं, जिसमें उसकी अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज आते थे एम्बेसी के, और भी बैंक स्टेटमेंट्स बच्चे मैनेज नहीं कर पाते थे, और वो आउटसोर्स पाकिस्तान में जैसे कि मामलात होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत से प्रॉब्लम आती है वीज़ा में। अगर हम उसके बाद बात करें, ये तो बात होगी इटली की सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन। अगर आप एक सस्ते और अच्छे ऑप्शन में जाएं, और अगर आप उसकी प्रोफाइल को मेंटेन करके जाएं, तो इटली इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। वैसे कितना खर्चा आ जाता है अंदाज़न? सर देखें, इसमें जो एक इनिशियल कॉस्ट आती है एक बच्चे की, वो आई थिंक मैक्सिमम 2-3 लाख आती है। अच्छा, 2-3 लाख में मतलब आप इटली जा सकते हैं? एग्जैक्टली। बाकी तो डिपेंड्स ऑन, ये इस कॉस्ट में मैं आपको वो बता सकता हूँ कि जिसमें इसकी अगर बैंक स्टेटमेंट वगैरह एक मैनेज इज समथिंग एल्स, जो कॉस्ट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें एडमिशन्स होता है यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं, आपकी इनरोलमेंट आती है, और उसके बाद आपने एम्बेसी का प्रोसीजर करना है, और एम्बेसी में जाके अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देना है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं तो स्कॉलरशिप तो मिलती है, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्वाइवल लाइफ, ज़बान के मसले मसाइल और जॉब के। इटली के हवाले से दो चीज़ें जो हैं, एक तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ, वीज़ा रेशो इज़ नॉट एज गुड एज यू थिंक के। अच्छा, आपने सस्ते का पूछा है, मैंने आपको वो बताया है, लेकिन ये है कि वीज़ा रेशो इज़ नॉट एज गुड, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत हैं। एक आप वही समझ लें कि एक कोई पोस्ट आई है जॉब की, वहाँ अप्लाई करने वाले जब बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली जितनी उनके पास सीट्स हैं उन्होंने वही करनी है। तो इसलिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं कहूँगा कि उसकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं कंसिडर होती, और दिस इज़ द रीज़न। तो वीज़ा रेशो अच्छी किस मुल्क की है फिर? अच्छा, अगर इस टाइम मैं बात करूं करंटली सिचुएशन के हिसाब से, एक तो हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता रहता है। आज अगर एक कहीं पे सख्ती है तो कल नहीं होगी, कहीं पे सख्ती नहीं है तो कल होगी। वो मुल्क की हालात को भी देखकर ना पॉलिसीज़ चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, वहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है, तो फिर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत सी चीज़ें चेंज आपको पता है होती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। लेकिन करंटली अगर मैं आपको कहूँगा तो एक साइप्रस कंट्री है जो कि शेंजन के साथ लगता है यूनान के, जो कि जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और एक टर्की जो कि वो भी यूरोप के साथ ही लगता है, उसकी भी वीज़ा रेशो अच्छी है। अच्छा, पाकिस्तानी मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाते हैं? ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाते हैं करंटली, अगर मैं बात करूं जो यूरोप साइड पे है। तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए होता या नहीं? नहीं, साइप्रस में आपका खर्चा लगता है। टर्की के लिए? टर्की के लिए आपका ऑलमोस्ट वीज़ा तक जो है, इफ़ यू अप्लाई फॉर वीज़ा, मैं आपको हर चीज़ वीज़ा तक इसलिए बताता हूँ कि वो एक आपका माइलस्टोन पार्ट होता है जी। जब आपको एक कंट्री का वीज़ा मिल जाए तो दैट इज़ मोर देन अचीवमेंट। उसके बाद अगर आपको कुछ पे भी करना पड़ा है तो आई थिंक पाकिस्तान में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपने आगे पीछे से फैमिली मेम्बर से या वो कलेक्ट कर लेते हैं, बट वीज़ा इज़ द मेन स्टोन कि वीज़ा पहले हासिल हो जाए। तो टर्की के अंदर एजुकेशन ठीक है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो इस तरह है कि वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जो यूरोप के साथ लिंक्ड है। आपका एक गेट, अच्छा इसको हम कहते हैं गेटवे टू यूरोप है। देखिए, अगर एक बच्चे ने भी इंटर किया है, अच्छा टर्की के एक सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस टाइम अगर हम बात करें, अगर आप पंजाब के किसी छोटे शहर में हैं या किसी भी शहर में हैं और आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद भेजते हैं, आई थिंक लाहौर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, मेरा ख्याल है उसकी पर ईयर फीस जितनी आप है आजकल, उतने में ही आप टर्की पढ़ लेंगे।
वाह। मतलब दिस इज़ द, अगर मैं इसको देखें ना, हर एक ऑडियंस होती है। टर्की की मैं उस ऑडियंस को कहूँगा कि वो बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं और आप उतना ही पे करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट पे करेंगे, तो उससे अच्छा आप टर्की पढ़ें। एग्जैक्टली। और नहीं, प्राइवेट जिस तरह आपने बताया, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो आई फीस थिंक इतना ही या इससे मे बी कम या इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़ इन टर्की, आप पे करके आप टर्की जैसे यूरोपियन एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं। बिल्कुल आती तो हैं। उनमें भी आप कोई प्रेफर करते हैं कि कहीं पर स्टूडेंट्स अप्लाई वगैरह करते हैं, जाया जा सकते हैं? बिल्कुल जाया जा सकता है। अगर आपने बच्चे की जो प्रोफाइल है अगर वो अच्छी है तो आप ज़रूर उसके लिए अपने आप को कंसिडर करें। अच्छा, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाने से पहले ये प्रोफाइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या होती है प्रोफाइल, और प्रोफाइल को कैसे मजबूत किया जा सकता है? प्रोफाइल आपकी होती है कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो आपके मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, लाइक मैट्रिक फर्स्ट पहले होता है, फिर इंटर होता है जिसको एफएससी कहते हैं, उसके बाद आपने कोई ना कोई बैचलर डिग्री की होगी या नहीं भी की होगी तो आपका इंटर लेवल तक तो है, उसमें आपके मार्क्स अच्छे हों। उसके बाद आप कोई इंग्लिश प्रोफेंसी जो है, इंग्लिश कोई लैंग्वेज कोर्स जिसमें आइट्स है, पाकिस्तान में चल रहा, पीटीई है, डोलिंगो है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड ईएलटी, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, वो आपने एक अच्छे स्कोर से की हो। और को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर उसमें डिपेंड करता है आपका गैप, यानी कि फॉर एग्जांपल आप, अच्छा प्रोफाइल में ना बैंक स्टेटमेंट भी आती है जो कि बच्चे की प्रोफाइल में नहीं है, पर वीज़ा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। मतलब अगर आपके फादर और मदर की इतनी इनकम शो हो सकती है जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट क्या मतलब 1 साल की चाहिए होती है, महीने की चाहिए होती है, या फिर आप कोई भी अकाउंट जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हो, वो रनिंग अकाउंट हो, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन 90% जो चलती है वो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चलती है, और जिसमें हम कहते हैं कि 3 मंथ वैलिड बैलेंस जो है आपका हो। और मोस्टली कंट्री का जो बैंक स्टेटमेंट का एक फार्मूला है जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं पता होता, लेकिन आई थिंक आजकल स्टूडेंट भी बड़ा अवेयर है। दिस इज़ द मेन थिंग जो आज चेंज हो गई है कि आपका उस कंट्री की जो एक ईयर की ट्यूशन फीस है प्लस जो आपके लिविंग कॉस्ट है, हर कंट्री की लिविंग कॉस्ट डिफरेंट है। आप जब उनको ऐड ऑन करते हैं और उसकी जो भी यूरोज़, पाउंड्स, यूएस डॉलर जो भी अमाउंट बनती है उसको आप पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट उतनी बैंक स्टेटमेंट, उससे ऊपर थोड़े पैसे रख के आपकी अमाउंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट ये भी कहा जाता है कि अगर आपने कोई फॉल्स दिखाई हो तो उससे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है और बड़ा मसला हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। मेरे दोस्त के साथ एक ये वाक़या हुआ था, वो कोई बैंक स्टेटमेंट उन्होंने किसी सही बंदे से नहीं करवाई, वो कोई बीच का बंदा था एजेंट, तो यूनिवर्सिटी ने वो फिर स्पैम और वो कहकर। देखिए आजकल बहुत से ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो एथिकली भी ठीक नहीं है और एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रोफाइल जो आपने पूछा था कि प्रोफाइल मीन्स ये है कि उसके पास खुद हों, उसके फादर के पास हों या उसकी मदर जो भी है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि सामने जो बंदा बैठा है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, ट्रस्ट ना किया जाए? अक्सर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो बाहर जाने के चक्करों में अपने ज़मीनें बेचकर कुछ ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनका बाद में कोई नामो निशान ही नहीं होता। जवाद भाई आप बिलीव करें, झूठ नहीं कह रहा, इट्स द पॉइंट। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं, पिछले दिनों भी ऐसे 3-4 आए। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे पास मेरे जानने वाले ही थे, वो मेरे पास आए कि जी हमने अपने बेटे को बाहर भेजना है। मैंने कहा क्या बजट है आपका? उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक घर है वो हमने बेचना है। आप बिलीव करें मैंने मना कर दिया, मैंने उनको बड़ा स्ट्रेट मना किया और मैंने उनको ये भी कहा कि ये नहीं कि आप मेरे से बात कहीं और जाएं, वो तो आपको कहेंगे कि, मैंने कहा घर ना बेचें। कहते क्यों? मैंने कहा नहीं। अच्छा होता क्या है इसमें होता ये है कि मोस्टली जो जिनके पास पैसे, ये मेरी हर एक पेरेंट्स को और हर बच्चे को ये एडवाइस है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मेरे अपने चैनल के थ्रू पहुंचाएं कि अगर आप अपनी कुल जिसको कहते हैं ना जमा पूंजी एक बेटे पे लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें उससे पहले बेटे को देख लें या बेटी को देख लें जिस पे लगा रहे हैं।
अक्सर होता है क्या, बच्चे यहाँ पे जज्बाती होते हैं कि हमने बाहर जाके पढ़ना है, और ये मेरे जानने वालों के साथ हुआ है ऐसा। अब आपने बच्चे पे वो एक घर बेच दिया, आपके पास टोटल कुल कायनात वो घर था, जो भी एसेट था आपका जी। अब बच्चा बाहर जाएगा, बच्चा बाहर जाके बाहर की लाइफ में इधर से और लग रहा होता है, उधर जाके और होता है, वो घबरा जाते हैं। 6 महीने में, मैक्सिमम साल में मोस्टली बच्चे घबरा जाते हैं, वो कहते हैं हमने वापस आना है। अब आप तो सब अपना दे चुके हो उसे, और या वो यूं करता है, मोस्टली मैंने केसेस देखे हैं, या दूसरे केस में बच्चा वहाँ जाके पढ़ना तो फिर उन्होंने होता नहीं है, क्योंकि उनके पास बैकअप भी नहीं होता, और वहाँ जाके उनका कंपनी ऐसी उनको मिल जाती है कि वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। तो पीछे माँ बाप बेचारे बिल्कुल वो एक रुल जाते हैं। तो मतलब अपना जो अगर कुल आपका सासा या जमा पूंजी है तो वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। मेरा ये सजेशन है, एटलीस्ट जब तक आपको बच्चे पे इतना एतमाद ना हो कि वो अपने मुश्किल टाइम में भी वहाँ जाके खड़ा हो सकता है। यूरोप के अंदर कौन सी कंट्रीज़ को आप बेस्ट तस्वुर करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, और जहाँ पर लाइफ इतनी टफ ना हो, रोज़गार भी ठीक हो, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, इसमें अब डिफरेंट जॉब्स आ जाती हैं। पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्किल से भागते हैं मोस्टली, वो यूरोप में जाके कोशिश करते हैं ऑड जॉब्स की, गार्ड लग जाएंगे, वेटर लग जाएंगे, या कहीं पे ऐसा काम करेंगे जो एग्जैक्टली ये मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी हमेशा जब जाते हैं वहाँ पर तो ये ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं लेबर के तौर पर, ये क्यों? मतलब वाइट कॉलर जॉब्स मिलती नहीं है, या उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते, या स्किल्स की कमी होती है? स्किल्स की कमी, कुछ सारों की बात नहीं करूँगा, लेकिन स्किल्स की कमी के साथ साथ वो मेहनत उस तरह करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अर्निंग आए। जब आप पहले दिन अर्निंग का सोचते हैं तो डेफिनेटली एक वहाँ मजबूरी भी होती है, तो उसकी बेस पे आप फिर और ऑप्शन नहीं होती। तो पाकिस्तानी मोस्टली वहाँ यही करते हैं। अब बताने लगे थे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में से कौन सी को आप बेस्ट रेट करेंगे? सबसे बेस्ट तो जर्मनी है। जर्मनी, शेंजन की अगर बात करें, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आई थिंक जर्मनी है, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को लेके चल सकते हैं। इटली भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा ऑप्शंस तो फिर हर आजकल तकरीबन हर कंट्री का पाकिस्तान से यूरोप की वीज़ा प्रोफाइल हो रहा है, जिसमें छोटी स्टेट्स भी आ जाती हैं, जिसमें चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लैटविया, और बड़ी की अगर बात करें तो वही जर्मनी, इटली, स्पेन, ये आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक। अब ये यूनिवर्सिटीज़ के जो आपने बताया ऑप्शंस वगैरह, और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में आज बच्चों को खुद इंडिपेंडेंट करें कि आप ऐसे एजेंट्स या थर्ड पार्टीज़ के पीछे जाने से पहले खुद रिसर्च करें। तो वो कोई तरीका अच्छा, है? आजकल ना बच्चे क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया बड़ा यूज़ कर रहे हाँ, होते मैं हैं। आपको इसका भी समझाता हूँ, ये काफ़ी होता है हमारे साथ भी। आप ऐसे ही समझें आजकल के बच्चों को, ऑनेस्टली जवाद भाई, आप ऐसे ही समझें कि आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और आप डॉक्टर को जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे पैनाडोल लिख के दे दें, और डॉक्टर आगे से बस सिर्फ कहे जी उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे पैनाडोल लिखे और आपको हाथ में दे दीजिए, ये ले लें। लिटरली बच्चे ऐसे हो गए, और उसकी वजह भी बहुत ठीक है कि उन्होंने इतना अवेयर हो गया आज का स्टूडेंट कि उसको सब पता है, और वो आपके पास जब एज अ कंसल्टेंट के पास जाता है बच्चा, तो आपसे आके वो ये वेरीफाई कर रहा होता है कि क्या जो मैंने यूट्यूब और सोशल मीडिया से चीज़ें सुनी हैं और जो ये कंसल्टेंट बैठे हैं इनमें वो बातें कॉमन है या नहीं। अगर आपके स्टूडेंट को ये बात क्लिक कर जाए कि हाँ यार, जो मैंने सारा रिसर्च की अपनी और ये कंसल्टेंट भी वही बात कह रहा है, वो ओके कर जाता है आपको। लेकिन अगर उसको लगे, चाहे यूट्यूब पे फेक भी पढ़ा हो, लेकिन उसको वही वेरिफिकेशन चाहिए जो उसने खुद रिसर्च की। ऑनेस्टली यही हो रहा है आजकल। तो वैसे स्टूडेंट्स मतलब दे आर अवेयर, मच अवेयर, नॉट अवेयर। आप बिलीव करें कि आजकल पिंडों के जो हमारे रूरल एरियाज़ के अवाम हैं, उनको इंग्लिश क्या आती होगी? आप बिलीव करें, बच्चों को वो बार बार मुंह पे बोल बोल के देख के ना, अक्सर उनके पेरेंट्स कॉल करके हमें कह रहे होते हैं जी वो कैश आ गया है, अच्छा वो इंश्योरेंस हो गई, मतलब जो टर्म्स होती हैं वो पेरेंट्स को भी अब पता है, बच्चे तो पीछे रह गए। दूसरा एक और, मैं हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसके बीच में आपसे सवाल करना चाह रहा था, आइल्ट्स से बड़ा बच्चे घबराते हैं, आइल्ट्स से डरते हैं, क्या हर कंट्री के लिए आइल्ट्स, ये पीटी आपने बताई, इन टेस्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर नहीं, इनके बगैर भी जाया जा सकता है? और सेकेंडली, क्या इसके लिए कोई एकेडमी वगैरह रखना ये ज़रूरी है?
अच्छा, आइट्स की ना हर कंट्री में रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मोस्टली में अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ कंट्रीज़ में पहले नहीं थी, अब आ गई हैं। अगर आप बात करें विदाउट आइट्स ऑप्शंस की, तो एक टर्की है जो विदाउट आइट्स अभी भी आपको ले रहा है। शेंजन में एक दो कंट्रीज़ ही हैं, माल्टा है जो आपको विदाउट आइट्स ले रहा है। अच्छा, आइट्स होने और ना होने से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो ये आता है कि अगर आप आइट्स कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन बढ़ जाती है। आप नहीं करेंगे तो आप उनको स्किप करेंगे। सेकेंडली, यूरोप में बेसी आइट्स को रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है। आइट्स से आपको वीज़ा रेशो में भी आपका जो है वो काफ़ी फ़र्क आता है, क्योंकि आइट्स एक बहुत मेन डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है अब तो, कि अगर आपके पास आइट्स होगा तो आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के साथ साथ एम्बेसी में भी वीज़े के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। यूएस में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी आइट्स के बगैर भी हैं और आइट्स के साथ भी हैं। तो इस तरह करके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। ठीक है। और अगर आप फैमिली के साथ मूव करना अच्छा, चाहते आपका हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरा था कि आइट्स करने के लिए बच्चा क्यों घबराता है? जी, घबराता क्यों, और एकेडमीज़ क्या जाना ये ज़रूरी है, क्योंकि वो भी लाखों रुपए बटोर लेते हैं आइट्स के चक्करों में। अच्छा, आइट्स जो है वो मैं समझता हूँ एक इंग्लिश जो हम नॉर्मल भी आज बच्चा प्रेप से पढ़ा होता है उसको पता होती है, लेकिन एक हमारे अंदर वो बैठा हुआ है कि जी आइट्स पता नहीं क्या है, हमारी अवाम पैसे एक्स्ट्रा भर देगी, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन आइट्स नहीं करेगी। आइट्स इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपको माइंडसेट के साथ आप उसको तैयारी करें। अब रही बात आपकी इंस्टीट्यूशन से पढ़ने की, उसमें डिपेंड करता है बच्चे पे। अगर मैं समझता हूँ एक बच्चे की आदत नहीं है बैठ के पढ़ने की, या वो अपना टाइम जो है वो नहीं दे सकता, तो वो अकेडमी शुरू में ज्वाइन करे एक डिसिप्लिन के लिए, कि उसको पता है मैंने जाना है, 2 घंटे क्लास लेनी है, एक इन्वायरमेंट होता है, हर बच्चा कर रहा होता है, तो उसमें आप जल्दी सीख लेते हो। अगर ऐसा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या आप समझते हैं जो समझता है मैं खुद कर सकता हूँ, तो वो बेशक आइट्स की वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज़ हैं, आप उसे टिप्स और ट्रिक्स ही होती हैं, वो आप लर्न करें और आइट्स पे अपीयर हो जाएं। ठीक है। फैमिलीज़ के लिए मैं चाह रहा था कि फैमिलीज़ के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं? फैमिलीज़ के साथ इस टाइम अगर यूरोप की बात की जाए तो एक स्वीडन है और एक फिनलैंड है जो आपको विद स्पाउस और डिपेंडेंट्स के साथ अलाउ कर रहा है। उसके अलावा न्यूजीलैंड भी ऑप्शन है, और अगर दूसरी तरफ आ जाए तो यूएसए में भी अगर आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है वो, जैसे कि उसमें भी आप विद फैमिली जा सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं जानना चाह रहा था, उनकी भी पॉलिसीज़ बड़ी तब्दील होती रहती है और वहाँ पर मैंने सुना बड़ा रश भी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का। जी, ऑस्ट्रेलिया तो एक कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक तो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हैं, और ऑस्ट्रेलिया पिछले दिनों बहुत स्ट्रिक्ट था, पाकिस्तानीज़ को बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहा था। अच्छा। हाँ, और ये कोरोना के बाद उन्होंने एक रेशो बहुत अच्छी की थी 2 साल 2022 के एंड तक 23 तक, फिर उन्होंने अचानक ही एक बिल्कुल आपको पाकिस्तानी ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे। अब आके दोबारा उनकी रेशो जो है वो अच्छी हो रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वही बात आ जाती है प्रोफाइल, कि बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, और बच्चे की ऑस्ट्रेलिया हर एक डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा डीपली वेरीफाई करता है। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपने कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ना करें। अब मैं ऑस्ट्रेलिया का तो हो गया, यूके के मुतालिक भी जानना चाह रहा हूँ। सब आजकल धड़ाधड़ यूके की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम बड़े जो वहमो गुमान है वो भी देखते हैं कि जो यूके है वो अब ठीक नहीं है, कोलैप्स करने वाला है, इकॉनमी बड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो यूके को आप क्या रेट करेंगे? यूके देखें, यूके तो एक लैंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। यूके सदाबहार यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत, हाँ, यूके सदाबहार है, कुछ चीज़ें सदाबहार होती हैं, तो यूके सदाबहार है। हाँ, आजकल वो बहुत स्ट्रिक हुआ है पाकिस्तानी इसको लेटर्स देने में, वीज़ाज़ देने में, मतलब जो एक टाइम आ गया था, ये जब ऑस्ट्रेलिया ने ये बंद किए थे तो यूके ने धड़ाधड़, आप इसको कहते हैं ज़ुबान में, वीज़े दिए हैं। यानी कि मैं ये समझता था ये टाइम आ गया था कि आपका सांस चल रहा है ना, सिर्फ आपका सांस चलना चाहिए, आपको यूके वीज़ा दे देगा, ये भी टाइम आया था। लेकिन अब फिर उन्होंने अपने रूल्स पॉलिसीज़ को चेंज किया है, और लेकिन ये देखें, ये अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तानी इसके साथ रहते हैं। अगर दुबई यूएई जैसा मुल्क आपके साथ ऐसा कर सकता है तो ये तो फिर बहुत आगे की चीज़। अच्छा, वैसे गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ, खलीजी ममालिक की तरफ भी आते हैं,
पहले तो ये बताएं कि यूएई के हवाले से हम बड़ा सुन रहे थे कि निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसमें कितनी सदाकत है? वाकई में निकाले थे वीज़े बैन बून किए? मैं खुद यूएई रेजिडेंट हूँ, मतलब मेरा वहाँ पे अपना आना जाना है और मेरा अपना दुबई से काफ़ी अटैचमेंट है इस मामले में। अच्छा, दुबई का ये सिस्टम है कि पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा ये काम है, बहुत से लोग और फेक वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पे कि जी दुबई धड़ाधड़ वीज़े दे रहा है, तो जी दुबई को अब खुल गया जी, खुशखबरी। तो ये सब ना मैं समझता हूँ फेक न्यूज़ होती हैं। दुबई इस टाइम अगर करंटली ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ बताऊँ ना, तो दुबई की रेशो बहुत कम है पाकिस्तानीज़ के लिए। और जो इस टाइम बल्कि ये हाल हुआ है अभी ये करंटली सिचुएशंस की बात, कि जो पाकिस्तानीज़ दुबई में हैं, इवन कि उनकी आईडीज़ भी कैंसल्स, जो रेजिडेंस कार्ड्स हैं, जो पाकिस्तान वैसे ही आए हुए थे अपने घर वालों को मिलने या छुट्टियों पे, उनके पीछे कैंसल्स भी हो रहे हैं। और इवन कि ये भी लोगों को इशू फेस आ रहा है कि जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हैं या बिजनेसेस हैं, उनको भी ये बहुत सा मसाइल फेस आ रहे हैं कि अब यूएई की गवर्नमेंट एक डिसीजन पे नहीं है पाकिस्तानी इसको लेके, कभी बहुत लीनियंट हो जाती है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो खलीजी ममालिक के अंदर आप क्या समझते हैं कि गल्फ़ कंट्री में कौन सी कंट्री बेहतर है पाकिस्तानियों के लिए फॉर वर्क? हाँ, जॉब्स देखिए, वैसे तो अपॉर्चुनिटीज़ हर कंट्री में है। सऊदीया बहुत ग्रो कर रहा है, दुबई इटसेल्फ है, कुवैत ने पाकिस्तानी इसको दोबारा से ऑप्शंस देना शुरू किए हैं, और कतर इवन के ऑन अराइवल वीज़ा था, वे कह रहे हैं कि आजकल वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर काम के हवाले से देखें तो मिडल ईस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मैं इवन कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आपके अंदर स्किल है और आप किसी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्टीज समझते हैं, तो यूरोप से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गल्फ़ में, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि गल्फ़ जो है वो ग्रो दूसरी तरफ कर रहा है उसको। वो आप देखें, हम तो चलें एक कह लें कि छोटी है हमारा मुल्क उस मामले में, एशिया पूरा। अगर गोरा वहाँ पे आ रहा है गल्फ़ में अपने मुल्कों को छोड़ के, तो देयर इज़ समथिंग। बिल्कुल, आप नोट करें इस टाइम दुबई में यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन इतने आए हुए हैं जो कि मेरा ख्याल है कि टॉप पे है। रोनाल्डो बहुत बड़ी एग्जांपल है, वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर, क्यों गल्फ़ में रहेगा? एग्जैक्टली। इंडियंस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपना इंडिया छोड़ के दुबई में क्यों रह रहे हैं? वाई दुबई सेकंड होम फॉर मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडियन और पाकिस्तानी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक उस तरफ लेके जा रही हैं कि गल्फ़ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार है। अच्छा, गल्फ़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, नो डाउट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम पाकिस्तानियों को देखते हैं वो वहाँ पर लेबरर्स के लिए भागे भागे जाते हैं, मतलब यही छोटी मोटी जॉब्स के लिए। तो उसकी वजह ये है, मैं रखा वहाँ पर पाकिस्तानियों को छोटी जॉब के लिए जाता है, या फिर नहीं वो वहाँ पर जाने के बजाय जिस तरह आप कह रहे हैं कि यूरोप को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा एक जो प्रैक्टिकल आंसर है वो ये बनता है। आप नोट करें, जो लेबर पे जा रहे हैं ना, वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो यहाँ वेले हैं, जिनके घर वाले उनसे तंग, मतलब तंग इन द सेंस काम के हवाले से तंग है, वो टर्म्स ऐसे बोलते हैं तो हमारे मुंह पे भी वही है। और वो कहते हैं यार हमारा बेचा कोई कहीं पे लग जाए, वो उनको कहेंगे जी कंपनी वीज़ा, ये ना एक अजीब टर्म यूज़ करते हैं, कंपनी वीज़ा। कंपनी वीज़ा है कि जी इधर चले जाओ। एक वो लोग जाएंगे, या दूसरे वो लोग जाएंगे जिनको पता है कि जी हमारे यहाँ 30 से 40 हज़ार मंथली पे है, तो हमारी लाख सवा लाख हो जाएगी, इतनी ही होती है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी दे देगी, तो हमें जो पैसे आएंगे हम अपने घर भेज देंगे। ठीक है। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिनके बच्चे 3-4 हैं, उन पे एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, अब उन्होंने वो बियर करनी है, उनको सेविंग्स चाहिए, तो वो भी अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे। तो वो पाकिस्तान में इस तरह का वो कह लें कि नंबर ऑफ़ रेशो बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये लगता है कि शायद सिर्फ वो सिर्फ लेबर के लिए जाते हैं। अच्छा, तो गल्फ़ में स्टूडेंट्स के लिए है कोई अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल है, प्रेफर करते हैं आपके स्टूडेंट्स भी जाएं वहाँ पे? स्टूडेंट जाते हैं, इवन के दुबई में भी ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके की, कनाडा की, अमेरिकन, जो जिसके सब कैंपसेस दुबई में हैं। वहाँ पे एक पूरा एरिया एकेडमिक सिटी दैट इज़ ओनली डिज़ाइन फॉर यूनिवर्सिटीज़। मतलब आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे यहाँ का आपको जोल टाउन कहते हैं, वैसे ये तो बहुत छोटा है, वो एक इन्होंने बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है। इसी तरह सऊदीया में ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, किंग फाहद, किंग फैसल,
जो आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं और आपको बुलाती हैं। तो ये दो अच्छी डेस्टिनेशंस हैं अगर आप। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स को हमने देखा वो ज़्यादातर उनका रुझान यूरोप की तरफ हमने देखा कि वो प्रायोरिटी पहले रखते हैं कि देखें पाकिस्तानीज़ का एक ही रुझान होता है कि यूरोज़ डॉलर्स में कमाएं और हमें वहाँ पे रेजिडेंसी मिले, कल को हम जहाँ टाइम गुजारें हमें कोई नेशनलिटी मिले। हर बंदे का एक ही फोकस है। तो इन कंट्रीज़ में आपको पता है कि ये ना नेशनलिटी देते हैं ना हमें इस तरह देते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो उस तरफ ही जाते हैं। कनाडा कैसा है? कनाडा के मुतालिक मैं पूछना भूल गया, कनाडा में है अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर? उसका वीज़ा प्रोसेस रेशो वो उसमें वो बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है। अच्छा, पाकिस्तानी बहुत से नंबर ऑफ आप कह लें जो पीपल हैं उसको मीट नहीं कर पाते आप पहले, क्योंकि उसमें एक ब्लॉग अकाउंट होता है वो अच्छी खासी अमाउंट है, फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, यानी कि दैट मे बी अराउंड करोड़। तो वो एक बहुत लिमिटेड ऑफ स्टूडेंट्स जो हाई प्रीमियम क्लास होती है वो अफोर्ड करते हैं। नॉर्मल जिसकी आप बात कर रहे हैं जो हमारी, वो नहीं जा सकते। एज़ कम्पेयर टू यूएस मतलब महंगा है या यूएस का भी महंगा? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं वन ऑफ द बेस्ट इजी एंड लक वीज़ा अगर आप मुझसे दुनिया में पूछे ना वो यूएसए। अच्छा, हाँ इजी भी है अगर आपकी किस्मत। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द इजी बेस्ट एंड लक यूएसए। अच्छा, वो ज़रा एक्सप्लेन करें, मैं जानना चाहूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी भी ग्रेजुएशन होगी, मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूँ। तो यूएसए का मैं इसलिए कहता हूँ कि यूएसए आपसे कोई डिमांड नहीं करता। अच्छा, हाँ यूएसए को ना, अच्छा ये आपने ना इसकी इसको काफ़ी ओपनली बताना है लोगों को कि यूएस के बारे से लोगों की बहुत गलत मिथ्स हैं कि यूएसए है पता नहीं क्या होगा। ये पाकिस्तानी की सबसे जो एक फॉल्स परसेप्शन यूएस को लेकर ना वो आपने क्लियर करनी है अपने प्लेटफॉर्म से। यूएस से इंटरव्यू लेता है, सिर्फ इंटरव्यू। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपका यूनिवर्सिटी चाहे वो विजिट वीज़ा हो चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, मैं दोनों को डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, एक ही सिस्टम है उसका। आपने उनकी एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स को एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना है। यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, अगर उसको एडमिशन दे दिया वो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया। अब आपने एम्बेसी का फॉर्म फिल करना है और एम्बेसी अपीयर होना है, चाहे वो विजिट वीज़ा उसमें आपने फॉर्म फिल करना है और एम्बेसी में अपीयर होना है। यूएस एम्बेसी आपसे 4 से 5 तरह के नॉर्मली एक क्वेश्चंस करेगी। अच्छा, ठीक हो गया। एम्बेसी में होंगे आपके क्वेश्चन जब इंटरव्यू में एप्लीकेंट खुद जाएगा। बाकी कंट्रीज में आप नोट करेंगे फाइल सबमिशन है, इसमें आपने 1-to-1 जाके फिजिकली अपीयर होना है, एम्बेसी ऑफिसर से बात करनी है। ठीक है, उर्दू में भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये कॉन्सेप्शन गलत है लोगों की कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती हम बात नहीं कर सकते, तो उर्दू की वहाँ ऑप्शन होती है। वहाँ पाकिस्तानी साथ खड़े होते हैं जो कि ट्रांसलेटर होते हैं, आपकी उर्दू में आप बोलेंगे वो आपको उनको जवाब देंगे। लेकिन आई रिकमेंड स्टूडेंट्स के वो उर्दू में ना दें, क्योंकि आप एक पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, हाँ, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती आपने क्या पढ़ना है। बट फॉर विजिट वीज़ा इट्स ओके, आप उर्दू में दे सकते हैं। अब वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज हर बंदे ने अपना बनाया हुआ है कि जिन्होंने पहले ही रिजेक्शन की होती है वो आपकी सुनते ही नहीं है, उनका एक कोटा होता है, उन्होंने उतने वीज़े देने हैं। हर मुंह उतनी बातें, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, यूएसए का आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपने जब वहाँ अपीयर होना है वो कहते हैं ना कि वो 2 मिनट 30 सेकंड या 4 मिनट जितना का इंटरव्यू है दैट इज़ योर लाइफ चेंजिंग टाइम। मतलब उसमें फैसला हो जाता है आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। अब वो आप समझे वो प्लेंटीज हैं, वो आप क्लिक कर जाओगे या लूज कर जाओगे। अच्छा, इसके अलावा वैसे और कुछ नहीं चाहिए होता? बैक एंड पे चीज़ें होती हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बैक एंड पे क्या होता है कि हमारा जब यूएस को पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर ये सब तो जाता है, दे हैव एवरीथिंग, कि उनको आइडिया हो जाता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जाती है, उससे वो आइडिया ले लेते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा हर उस बंदे को कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है अमेरिका के लिए। आप अपने सोशल मीडिया को मैक्सिमम अपडेट रखें, जिसमें ना आपकी बहुत ज़्यादा रिलीजियस शो हो रहा हो, ओवर स्पिरिचुअल या ओवर पॉलिटिकल मीन्स कि आप ना उसमें आप ऐसा कुछ शो कर रहे हो जिसमें आप कोई क्रिमिनल या क्राइसिस या मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी फॉल्स लगे। जी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें ना हो, बड़ी लाइट सी हो, टूरिज़्म शो करें, अपनी एक
हेल्दी लाइफस्टाइल शो करें, अपनी पर्सनैलिटी को बड़ी कूल ड्रेसिंग ये वो हर चीज़ को अच्छा शो करें और अपडेटेड रहें। ठीक है। तो उससे आपकी प्रोफाइल पे बड़ा मैटर करता है यूएस के लिए। ठीक है। अच्छा, बाकी हम बात करते हैं इंटरव्यू की। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपसे उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस ही करने हैं, लेकिन वो आपके आंसर्स पे मैटर कर रहा होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछूंगा जी आप यूएस जा रहे हैं, यूएस जाने का आपका पर्पस क्या है, आपने वापस मतलब पर्पस क्या है? आप कहेंगे जी मैंने यूएस जाना है। हर कोई ये कहता है जी मैंने घूमने जाना है, मैंने वापस आ जाना है। ये वो दिन में 500 दफ़ा लोगों के मुंह से सुन रहे होते हैं कि हमने जाना है, हमने घूम के आ जाना है। बिल्कुल। तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, देयर इज़ नथिंग अट्रैक्टिव फॉर देम। वो कहेंगे ये भी इट इज सेम लाइक अदर्स। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। दिस इज़ द थिंग जिसमें हम उनको ये हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करके बता सकते हैं। ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, एंड सेकेंडली एक बड़ी ना थिन लाइन होती है आपके आंसर्स में। अब आपसे कोई वो पूछते हैं जी आपने कैरियर के लिए क्या सोचा है, आपका फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या है जी। आप अगर को जी मैं बंदा फ्लो में कह देता है कि हाँ मैं तो यार अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ या मैं तो यूएस की लाइफ से बड़ा खुश हूँ, आई वांट टू, बस दे वांट योर टाइज कि आप पाकिस्तान से कितने जुड़े हुए हैं, आप कितना वापस आएंगे। पता उनको भी होता है कि उन्होंने वापस नहीं आना। देर आर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो वहाँ गए और वापस नहीं आए, लेकिन उनको ये देखना है कि क्या ये हमारे काम का है या नहीं। ये अगर हमारे मुल्क में वहाँ ठहर जाता है तो क्या ये हमारे मुल्क को कोई सर्विसेज दे सकता है या हमारे लिए बोझ है। दिस इज़ द थिंग दैट मैटर्स, दिस इज़ द थिन लाइन। और ये बड़ा खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है। मतलब ये हर किसी को पता नहीं होता। जो भी बच्चे स्पेशली जो अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यूज़ में और जो ख्वाहिशमंद हैं, ये उनके लिए बड़े जो है वो मुफीद साबित होंगी। यूएस की एक पॉइंट और कि अगर आप लोग 4 से 5 लाख का रिस्क ले सकते हैं, बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 4-5 लाख अगर समझें कि उड़ भी जाए तो डजंट मैटर। ठीक है। आई सजेस्ट ऑल ऑफ देम टू अप्लाई वंस फॉर यूएस इंटरव्यू फॉर स्टडी। अच्छा, इसमें 4 से 5 लाख लगते हैं? हाँ, आप 3 दफ़ा इंटरव्यू पे अपीयर हो सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अगर आपको यूएस जैसे, क्योंकि यूएस की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको फ़ीस आफ्टर वीज़ा देनी है। अच्छा, असल तो आपकी अमाउंट यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है हर कंट्री में। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एचईसी वैसे ही टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को वो स्कॉलरशिप्स देते हैं। अगर आपका टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाती है तो अगर वीज़ा आ जाता है आपके पास तो देखें, अगर आप मुझे खुद बताएं आपका अगर 4 से 5 लाख रुपया लगता है और अगर आपको यूएस का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग गया है तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो मेरा ख्याल है ये मैं ये स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपके मामा चाचा ताया जिसको आप समझते हैं यार पैसे नहीं देता, हमसे बात नहीं करता, ये हर स्टूडेंट की कहानी है, वो भी आपको देते हैं। मैंने खुद देखा है। एक मरतबा वीज़ा आपके साथ बात करने का अंदाज उनका चेंज हो जाता है क्योंकि वीज़ा लग चुका है। अब यू हैव टू ओनली पे यूनिवर्सिटी फ़ीस इनिशियल्स, सारी भी नहीं, एंड यू फ्लाई फॉर यूएस। और वैसे वहाँ पर चूँकि है भी वो अंग्रेज़ी ज़बान है तो वहाँ पर भी आप जॉब अच्छे तरीके से लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अमेरिका इतना बड़ा है कि आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ उसके कनाडा है, वो भी एक इटसेल्फ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। यानी कि मैं ये मेरा एक मैसेज है कि अगर आप 4 से 5 लाख का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर यूएसए, को यूएसए इंटरव्यू। अच्छा, अब एक आखिरी मैं सर कोरिया के हवाले से भी जानना चाह रहा था, वो नहीं जो बड़ा ख़तरनाक है, साउथ कोरिया के हवाले से। वहाँ की भी सुना है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी होती हैं और जो वीज़ा रेशो है वो भी बड़ा कोरिया इज़ वेरी फ्रेंडली विद पाकिस्तान। हाँ, आई थॉट कि साउथ कोरिया जैसे एक पहले परसेप्शन चाइना की अभी भी है, चाइना में बहुत से स्टूडेंट जाते हैं। हमने चाइना को भी डिस्कस नहीं किया, साथ चाइना का भी बता दीजिए। चाइना कैसी, वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो करीब है बहुत ज़्यादा। तो हमने चाइना में नाम बड़ा किया हुआ, जो भी हो ना, हम कहते हैं यार ये चाइना का माल लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। चाइना बड़ा एक मुल्क है और फिर सुपर पावर की रेस में हम देख रहे हैं कि दौड़ रहे हैं। वो चाइना के किसी ने कहा था ना कि एक दिन पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज को ताले होंगे, वो ताला भी चाइना का होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ चाइना, तो आप कहें कि बहुत आगे चला गया है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और ई कॉम मैन्युफैक्चरिंग के, वो तो एक समथिंग एल्स। हम इस टाइम स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट वहाँ जाके फेस करते हैं चाइना में, अच्छी एजुकेशन है, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनको 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो वहाँ जाके बच्चों को इंग्लिश जिनको नहीं आती चाइनीज़ को, उनको घरों में पढ़ा दिया,
स्कूल्स में जाके पढ़ा दिया, ठीक है, एंड दे विल अर्न मनी फ्रॉम डैट। इसके अलावा उनके पास जो मेरे तक, क्योंकि मैं डायरेक्टली चाइना नहीं कर रहा जी, इसलिए मैं आपको 100% वो इसलिए नहीं बता पा रहा, लेकिन ये मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से यही है ठीक है। कि वहाँ पे बच्चों को अर्निंग के बहुत फेस होते हैं, इश्यूज फेस होते हैं। इश्यूज फेस व्हाट अबाउट कोरिया, साउथ कोरिया की आप बात कर रहे थे, वहाँ बड़ा अच्छी फ्रेंडली है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी हैं। आपका आइट्स अगर आजकल जो चल रहा है वो कि अगर आपका 6.5 से ऊपर जितना आइट्स है उतनी स्कॉलरशिप आपकी ज़्यादा है, और उसका बजट भी बहुत थोड़ा है। साउथ कोरिया का हाँ, मतलब कितना अराउंड मतलब आप 8-10 लाख जो है उसमें आप जो है इजीली कोरिया प्रोसेस कर सकते हैं process साउथ कर, कोरिया को। बिल्कुल। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ बता दो, जो इतने कंट्रीज़ हैं सर जवाब भाई, इतने कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री की इतने यूनिवर्सिटीज़, इतने पॉलिसीज़ कि आप हर टाइम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मुझे 3 बता दें, 3 ऐसी कंट्रीज़ जो कि स्टूडेंट्स माइंड में अपने रखें और सिर्फ कहें कि आखिर में जाते जाते इन 3 की यूनिवर्सिटीज़ को हंट करो, अपॉर्चुनिटी को देखो और अल्लाह का नाम लेके अप्लाई मैं करता आपको ऐसे ही कंपैरिजन कर देता हूँ जैसे गाड़ियों का होता है। जी। इफ़ योर बजट इज 10 लाख, गो फॉर कोरिया, गो फॉर टर्की, गो फॉर अगर आप उसमें एक टर्की एंड कोरिया, ठीक है, इफ़ योर बजट इज 10 लाख 10 लाख। एंड इटली, इटली, these 3 options for 10 lakh. ठीक है, If your budget is 10 to 30 lakhs, ठीक है, then you have a lot of options. You have Sweden, you have Cyprus, you have Finland, not Finland, Cyprus, France, Germany, and fourth one is Cyprus, Finland, Cyprus, Sweden, France, Poland. This is our option. ठीक है, 10 से And 30 USA, लाख। and ठीक- USA. ठीक है, 10 से 30 30 लाख लाख में। ये आपके पास 10 से 30 लाख में यूएसए ऑप्शन है टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर आप यूरोप शेंजन में आते हैं तो स्वीडन है, फ्रांस है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है बाकी कंट्रीज़ भी, लेकिन ये एक लिथुआनिया है, लैटविया है, ये आपकी मतलब मेन आपका फ्रेम 10 to 30 में ये लाख। सारी कंट्रीज आ जाती हैं। मोर देन 30 में आप यूके आ जाता है, और उसके बाद आपका कनाडा आ जाता है, और न्यूजीलैंड आ जाता है, उसके बाद आपका फिनलैंड आ जाता है। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते ये भी बता दें कि बच्चा वहाँ पर चला गया है तो किसी भी कंट्री हाँ में। किसी भी कंट्री में चला गया है, तो व्हाट नेक्स्ट, वहाँ की लाइफ में क्या डिफरेंस और यहाँ की लाइफ में क्या डिफरेंस, और उसको मेंटली ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अच्छा, एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है, मैं अक्सर अपने क्लाइंट को कहता हूँ, ये जनरली ओपिनियन है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा लगता है कि जो घास है ना वहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ है, हमारा वाला साफ जो है वो कम है। बच्चों को एक तो माइंड से ये निकल जाना चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे और हमें डॉलर्स ऐसे ही घर बैठे मिलेंगे। मेरा लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। जब आप अब्रॉड की लाइफ में जाते हो वो चैलेंजेस वहाँ के और हैं, इधर के और थे। ठीक हो गया। अब वहाँ जाके सबसे पहले जो बच्चों को चाहिए कि अपने अंदर से जो 3 चीज़ें वो फेस करता है, एक वो फेस करता है लोनलीनेस, उसको अकेलापन फील होता है। यहाँ पाकिस्तान में वो एक दोस्त वगैरह, दोस्त फैमिली इतना अच्छा रह रहा होता है कि सबसे पहली चीज़ वो लोनलीनेस फील करता है। दूसरी चीज़ वो फील करता है होम सिकनेस, उसको घर बहुत याद आने लगता है। फ़ौरन 15 दिन हर मुल्क अच्छा लगता है, या चंगा होया सी पाकिस्तान छड्ड आए हैं हुण इत्थे मज़ा ही मज़ा है। 10 दिन 15 दिन जो एक वो आप कह रहे हैं ना टूरिज़म टाइम होता है, दे विल एंजॉय। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का प्रेशर आता है। और जो तीसरी चीज़ पाकिस्तानी फूड, आप बिलीव करें बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी खानों को लोग बहुत मिस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपने ये देखना है कि हमने अर्निंग किस फील्ड में करनी है। मैं ये बच्चे को हमेशा कहता हूँ कि आप अपना वहाँ जाके एक फ़्रेश कैरियर बनाएं। मिसाल है कि अगर आपने जर्नलिस्ट बनना है ना, तो आप जर्नलिस्ट की जॉब ही पहले दिन करें। एग्जैक्टली, नॉट दे के पहले मैं साल एक गार्ड बन जाऊँ, लेबरर की जॉब, हाँ 6 महीने वेटर बन जाऊँ, देन आई विल गो फॉर जर्नलिज्म। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसकी जो भी डोमेन वो सोच के जा रहा है, मीडिया हो, आईटी हो, जो भी हो, वो बेशक उसमें लो लेवल जॉब करे। यानी कि आप किसी आईटी सेंटर में गार्ड लग जाओ। इफ़ यू वांट फॉर आईटी, जिसमें आपने आगे जाना है, तो आप बेशक आईटी सेंटर में गार्ड लग जाओ, बट गो फॉर आईटी, ताकि आपके जो लिंक्स बन रहे हैं, आपकी जो डोमेन बन रही है, वो उसी फील्ड में बनती जाए जिसमें आपने ग्रो होना है, और रेलेवेंट भी हो, रेलेवेंट आपके लाइफ से, आपके करियर से, आपके गोल्स से। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी वैल्यूएबल टिप्स दी आपने। इट वाज रियली हेल्पफुल,
बड़े आपके जो वैल्यूएबल इंसाइट्स थे, उनसे न सिर्फ मुझे बल्कि जितने भी नौजवान हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, और स्पेशली जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो कि ऑप्शंस देख रहे हैं बैरून मुल्क जाने के लिए, उनके लिए भी बड़ा ही वैल्यूएबल साबित होगा। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे। कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ये जो आपको वैल्यूएबल टिप्स मिली हैं इनको ना भूलिएगा बाहर जाने से पहले। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।